वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। ओके, आई एम रविंद्र कुमार। जैसी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ओके, सो टुडे आई विल डिस्कस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। सो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो बच्चों, यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करता हूँ तो यहाँ से बच्चे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ओके, हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ब्रेक इवन एनालिसिस, ओके, इन्वेंट्री कंट्रोल, पर्ट सीपीएम, ओके, कास्ट एनालिसिस। इसके बाद आप अलग अलग पार्ट को देखोगे, सभी आपके क्या क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। तो हमें क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, क्या है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। सो बेटा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ओके, सो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या होता है बेटा, अगर हम मान लो सपोज आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, ओके, उसके क्या करेंगे हम लोग, उसके डिजाइन को लेआउट करेंगे। ओके, उस डिजाइन को क्या करेंगे, लेआउट करेंगे। तो प्रोडक्शन प्रोजेक्ट एंड डिजाइनिंग, ठीक है, यहाँ से हम डिजाइनिंग करेंगे। सेकंड प्रोसेस बेटा क्या होता है कि उसको प्रोडक्ट होता है प्रोसेस प्लानिंग, ठीक है। सपोज हमें कोई प्रोडक्ट बनानी है, ये प्रोडक्ट बनानी है, तो इसकी एक डिजाइन बनाएंगे, उसके क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग करने के बाद, ठीक है, अगर मान लो मटेरियल मैंने डेवलप कर लेता हूँ, मटेरियल डेवलप कर लेता हूँ, तो उसका क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। मान लो हमको ये 10 क्वांटिटी बनानी है, तो एक तो बनाया, देखा, इसको चेक किया, यानी कि इसका मेंटेनेंस देकर जो भी होगा एलिमिनेट किया, ठीक है, कोई एरर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 10 प्रोडक्ट बना रहे हो। ओके, और ऑपरेटर एंड लीडर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो आप क्या करोगे, इसमें इनहेंस करने के लिए जितनी भी प्रॉपर्टी है, तो आप लीडर्स क्या करें, ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह क्या करें, डेवलप करोगे। तो एक कहा जाए बेटा, क्या कहा जाए कि आपको एक इनपुट प्रोडक्ट से लेके आउटपुट प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है, और उसमें क्या क्या मेंटेनेंस, एलिमिनेशंस, डिफेक्टिव आइटम को क्या करना है, रिकग्नाइज करना है। ओके, और एक बेटर क्या देना है हमको, बेटर प्रोडक्ट देना है। ओके, बेटर प्रोडक्ट देना है। तो इस प्रोसेस में जितने भी हैंडलिंग प्रोसेस होंगी हमारे इनपुट आउटपुट के बीच में, ठीक है, वो होता है बेटा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ओके, जब तक आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार ना हो जाए, ओके, मार्केट के लिए अवेलेबल ना हो जाए, और वो प्रोडक्ट को स्टार्टिंग से होता है जो, ठीक है, वो प्रोसेस होता है आपका क्या होता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ओके, हम बात करते हैं बेटा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की। ओके, तो देखो सपोज, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को डिफाइन करते हैं हम लोग, देखो द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील विद द सर्टेन एंड मैनेजमेंट, ओके, क्रिएशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम दैट इंटीग्रेट पीपल, ठीक है, मटेरियल्स एंड एनर्जी इन द प्रोडक्टिव वेज। ओके, कहने का ये मतलब बेटा कि आप इनपुट प्रोडक्ट से आउटपुट की तरफ कर रहे हो, आप चीजें बना रहे हो, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, सभी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मटेरियल, पीपल और क्या, एनर्जी। ओके, तो इन क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा तो हमारा क्या होगा, एक बेटर प्रोडक्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि आप प्रोडक्ट बनाते हो तो इसमें से एलिमिनेट करोगे अनप्रोडक्टिव ऑपरेशंस, ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो क्या करोगे बेटा, आप हमेशा क्या करोगे, प्रोडक्टिविटी को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो इस प्रोसेस में, ठीक है, इस प्रोसेस को ही जो मैनेजमेंट हम बनाते हैं, इस मैनेजमेंट जो करते हैं वो आता है आपके किसके आता है, अंडर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ओके, तो कहीं कहीं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होगा, कहीं कहीं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट होगा। ओके, तो बात एक ही है, ठीक है, आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट तैयार हो रही है इसके बीच में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म, ठीक है, जितने डिफरेंट डिफरेंट थियरम, डिफरेंट डिफरेंट क्या रिलेशंस आप इन्वॉल्व करके क्या करेंगे, बेटर के बाद बेटर बेटर प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी को क्या करेंगे, इनहेंस कर रहे हैं। ओके, तो यही होगी हमारी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो देखो बेटो, देखो इसमें बेटा देखो, ये मटेरियल हो गया, मेन एनर्जी, ये इनपुट। तो इनपुट में आपके आ जाएंगे, ठीक है, इनपुट में आ जाएंगे आपका, देखो इनपुट में आ जाएंगे आपके कौन कौन से आ जाएंगे, मटेरियल हो जाएंगे, मेन हो जाएंगे, ठीक है, और एनर्जी आ जाएंगी। तो ये सब आपके क्या है, इनपुट हो गए, क्या होंगे आपके, इनपुट होंगे। ओके, तो एनर्जी, मेन और मटेरियल्स ये आपके क्या हो गए, इनपुट हो गए। इसके बाद ये मटेरियल कहाँ जाएंगी, प्लांट में जाएंगे, किस में जाएंगे, प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पर उसका प्रोडक्शन करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्शन करेंगे। सपोज आपको ये मटेरियल बनानी है, तो इसके एक मटेरियल, इस प्रोडक्ट बनानी है, तो इस मटेरियल को हम लोग लाएंगे, ठीक है। इसको बनाने में आपको क्या एनर्जी इन्वॉल्व होगी, मेन इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, कुछ मटेरियल होंगे।
ये प्लांट में जाएगा, प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट निकलेगा ये, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे हम लोग? टेस्टिंग वगैरह करेंगे, जितने भी एरर होंगे उसे क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे, एक बेटर प्रोडक्ट निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? उसे मार्केट में क्या करेंगे? ठीक है, सप्लाई कराएंगे। ओके, उसके बाद वहां से फीडबैक लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? फीडबैक लेंगे, उसे बोलते हैं हम लोग, देखो नेक्स्ट में देखो, अगर मैं फीडबैक लेता हूं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, उसे देखो क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, प्रोडक्शन सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्शन सिस्टम। देखो सेम आपका था इनपुट मटेरियल, इनपुट है, ये आ गया आपका क्या? प्रोसेस, जिसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। उसके बाद क्या था आपका? आउटपुट। ओके, तो क्या था आपका? आउटपुट। तो यहां पे देखो मेंस मटेरियल मशीन इंफॉर्मेशन जो भी मिलेगा आपको क्या करेंगे? ये इनपुट है, उसको प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। ओके, उसके बाद प्रोडक्ट की क्या करेंगे? सर्विस, या अगर आप मान लो इसमें एरर है, ठीक है, इसमें डिफेक्टिव है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? इसको सही करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? ओके, तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस इन्वेंट्री क्वालिटी कॉस्ट। ओके, ये प्रोसेस क्या होगा? कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अब देखो यहां से मैं बात करूं तो एक फीडबैक लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? फीडबैक लेते हैं। तो यहां से देखोगे इन आउटपुट से हम क्या करेंगे? इनपुट की तरफ फीडबैक लेंगे, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? हमारा प्रोडक्शन सिस्टम। देखो प्रोडक्शन सिस्टम इज द सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड इनपुट टू आउटपुट, ओके, एलिमेंट्स, एंड इट इज मेड ऑफ 3 कंपोनेंट्स पार्ट, नेमली इनपुट प्रोसेस, ठीक है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट विथ फीडबैक। ओके, तो फीडबैक होना बहुत जरूरी है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। ओके, अगर ये नहीं होता है तो हमारा क्या होता है? हम कितना भी अच्छे क्वालिटी बना लें तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कस्टमर क्या सेटिस्फेक्शन है या नहीं है? ठीक है, तो इसलिए फीडबैक वहां जरूरी है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन सिस्टम। ओके, क्या हो गया आपका? प्रोडक्शन सिस्टम। अब देखो इसमें बेटा आपका कॉस्ट आते हैं। प्रोडक्शन में क्या कौन सा कॉस्ट होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन में कॉस्ट हम देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो बात करता हूं, पहला जो कॉस्ट आएगा आपका, ठीक है, जो पहला कॉस्ट आएगा आपका, ठीक है, प्राइम या डायरेक्ट कॉस्ट। क्या आएगा आपका? प्राइम या डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, क्या आ जाएगा? प्राइम, क्या होता है? प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, इसमें देखो जो प्राइम कॉस्ट होता है आपका, ठीक है, ये डायरेक्ट मटेरियल होंगे। क्या होंगे? आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट, ओके, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके, क्या होंगे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, आपने मटेरियल में कितनी कॉस्ट लगी होगी, ठीक है, मान लिया इस मटेरियल को हमें प्लास्टिक मंगानी है तो कितनी की आपको कॉस्ट लगी, मान लो 10 रुपए लगते हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, इसमें कोई कंसेशन वगैरह हम नहीं करेंगे। उसके बाद लेबर कॉस्ट, इसको बनाने के लिए एक मिनिमम वेजेज हमें तय करना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी मटेरियल को डेवलप करने के लिए, तो उसमें लेबर कॉस्ट आ जाएंगे। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सपोज कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो किसी कंपनी में तो बनाएंगे, तो अगर मान लो कोई कंपनी अगर रेंट वगैरह पे लिए हैं तो इसमें कुछ रेंट कॉस्ट जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? इसमें कुछ रेंट कॉस्ट, रेंट एक्सपेंसेस आ जाएगा, ठीक है।
भाई कोई भी चीज बनाएंगे तो कहीं ना कहीं तो कंपनी क्या लीज वगैरह पे लेंगे ही, तो लेंगे तो उसका कॉस्ट किस में जुड़ेगा, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जुड़ेगा। ओके, तो मान लो इलेक्ट्रिसिटी हो गई तुम आपकी, कुछ तो बनाने में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो जाएगी, तो उस प्रोडक्ट बनाने में इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय मशीन। ओके, कंज्यूम बाय मशीन। ओके, तो ये सब कास्ट क्या हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है, प्राइम कास्ट। आप कोई भी इंडस्ट्री में कुछ बनाना स्टार्ट करोगे तो प्राइम कास्ट आपको लेना पड़ेगा। उसमें क्या क्या बच्चों आ जाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आएंगे। आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाओगे उसके लिए मटेरियल तो लाओगे, उसकी कॉस्ट, ठीक है, उसको बनाने के लिए कितने लेबर लग रहेंगे, कितना वेजेस तय करने पड़ेंगे, उसका कॉस्ट, प्लस जहाँ बनाओगे ऐसा नहीं आप खुले मैदान में बना लोगे, नहीं बना पाओगे ना, उसके लिए चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, आपको रेंट कितना लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी है कंज्यूम हो रही है, उसका भी एक्सपेंसेस क्या करेंगे, उसको उसमें जोड़ेंगे, उस प्रोडक्ट बनाने में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्राइम कास्ट। आपसे अगर पूछे प्राइम कास्ट या डायरेक्ट कास्ट तो आप क्या करोगे, समेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, उसके बाद आता है बेटा दूसरा आता है फैक्ट्री ओवरहेड। क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, ये हो गई आपका फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, उसको कभी कभी बोलते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्ट्री, या कह लो फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री में कितना एक्सपेंसेस आया, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका फैक्ट्री या ओवरहेड कॉस्ट। ये क्या होता है बेटा, देखो तो ये होता है आपका, ये होता है आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो होता है ये इनडायरेक्ट की बात करूंगा मैं। कैसे बात करूंगा, इनडायरेक्ट की। तो मैं अगर मैं दूसरा कलर लेता हूं सपोज, देखो, तो ये हो जाएगा आपका, इसको मैं यहां लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट तो ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ओके, प्लस इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ओके, प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो क्या इसमें डिफरेंस था, इसमें डायरेक्ट मटेरियल लेते थे प्राइम कास्ट में, फैक्ट्री ओवरहेड क्या लेते थे, ठीक है, इनडायरेक्टली सब लेते हैं। तो कहने का ये मतलब हुआ बेटा, कहने का ये मतलब हुआ, ठीक है, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या ले सकते हैं, मान लो कोई मटेरियल मैंने डेवलप कर लिया, उसको काटने पीटने, ठीक है, उसके लिए लुब्रिकेशन वगैरह के लिए अलग से कॉस्ट यूज करना पड़ेगा ना हमको, तो वो हो जाते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल तो बना लेकिन उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो हिडन कॉस्ट है, जो हिडन कॉस्ट है, हम लोग क्या करिए उसे स्टार्टिंग में क्या काउंट नहीं किए हैं, लेकिन ये मटेरियल आएगा इसके लिए कुछ हिडन कॉस्ट हुआ होगा, वो ऐड करेंगे, ठीक है, उसे बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। ओके, जैसे मान लो इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करूं तो ये हो जाएगा कटिंग फ्लूइड, ठीक है, अगर मैं मशीनिंग की बात करता हूं तो कटिंग फ्लूइड कुछ भी हो सकता है जो हिडन कॉस्ट होगा उस मटेरियल से रिलेटेड, ठीक है, लुब्रिकेशन, ठीक है, लुब्रिकेशंस, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो इनडायरेक्ट लेबर में मान लो आपको वॉचमैन रखना हो, क्या रखना है, वॉचमैन रखना हो, वॉचमैन, ठीक है, आपने क्या डायरेक्ट कास्ट लेबर कास्ट में सिर्फ लेबर का ऐड किया था। अब मान लो, ठीक है, आपका एरिया जो है, ठीक है, थोड़ा सा आउटर एरिया में है, इसका मतलब आपको कुछ वॉचेज रखना, क्या वॉचमैन रखना पड़ेगा, ठीक है, कि आपकी जो फैक्ट्री है उसको क्या करना है, थोड़ा सेफ तो रहे, ऐसा ना कि कोई क्या करे, जो आपने प्रोडक्ट मंगाया क्या किया, ठीक है, वो क्या किया कोई और उड़ा ले गया। तो बेटा इसके लिए इनडायरेक्ट कास्ट में क्या होंगे, यही तो है आपके हिडन कॉस्ट। क्या है आपका हिडन कॉस्ट,
ओके, तो ये वॉचमैन हो गए, सुपरवाइजर हो गया। इसमें मान लिया कंपनी में क्या किया, आपने प्रोडक्ट बना रहे हो तो सुपरवाइजर रख रहे हो, ठीक है। तो आप ये सब क्या हो गया, जब कोई अलग अलग पर्सन को आप डेजिग्नेशन दे रहे हो, ठीक है, चाहे लोअर या टॉप टू या बॉटम टू टॉप कुछ भी दे रहे हो, सब किस में आ जाएंगे बेटा, ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आ जाएंगे। ओके, इसके बाद ये आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका हो जाएगा जैसे टेलीफोन बिल, ठीक है, क्या हो जाएगा, टेलीफोन बिल। तो टेलीफोन बिल, ठीक है। उसके बाद मान लो आप क्या मान लो, फैसिलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सब बेटा आ जाएंगे आपके किस में आ जाएंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो प्राइम कास्ट, हम जो मटेरियल आप क्या करते हो, ठीक है, एक क्या बनाते हैं, स्लिप बनाते हैं कि ये मटेरियल इतने कॉस्ट का लगेगा, पर हर मटेरियल के, जो डायरेक्ट मटेरियल के, हमें हिडन कॉस्ट पता नहीं होता कि उसमें कितना खर्च आ जाएगा, ठीक है। आपने मान लिया कोई रॉ मटेरियल लाया, तो ये ऐसा नहीं है कि अब रॉ मटेरियल लाएगा उसके आप क्या प्रोडक्ट तुरंत बन जाएगा, क्या पता उसको चलाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा और खर्च करना पड़े कुछ चीज़ें। जैसे आपने मटेरियल लाया, मान लो आप मशीनिंग कर रहे हो, सपोज कुछ भी मटेरियल लाया, मान लिया आपने लेथ मशीन पे एक माइल्ड स्टील लाया, उसके लिए आपने क्या किया, मटेरियल तो कॉस्ट जोड़ दिया, अब उसको कट करने के लिए आपको कटिंग, ठीक है, कटिंग क्या फ्लूइड की जरूरत पड़ेगी, ओके, लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा ये हिडन कॉस्ट हो गई जो आपको दिखता नहीं है, ठीक है। ये प्रोसेस करते हो तो क्या होगा, वो उन चीज़ों का यूज होगा तो उनका कॉस्ट हम वहाँ जोड़ेंगे, तो इसे बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, या फैक्ट्री ओवर हेड एक्सपेंसेस। तो इन दोनों का इनडायरेक्ट जितने भी होंगे एक्सपेंसेस, इसको जोड़ देंगे, आपको देगा फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस पता हो गया, ठीक है, क्या था डायरेक्ट, क्या था इनडायरेक्ट। ओके, प्राइम कास्ट था क्या था, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट क्या था, या फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्या था। तो अब देखो, एक इनिशियल प्रोडक्ट से एक फाइनल प्रोडक्ट यानी कि मार्केट में आते आते कितने कैसे कैसे खर्च हो रहे हैं, ठीक है, कितने कैसे कैसे अब क्या खर्च हो रहे हैं, तो वो कॉस्ट कैसे ऐड होता जाता है। अभी हमें एक प्रोडक्ट मिलता है तो उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है, जितने भी होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब आप 50 रुपये का सामान खरीद रहे हो तो कंपनी में कितना क्या किया, बनाया होगा, 30 रुपये का बनाया होगा, उसके बाद एडवर्टीजमेंट किया होगा उसका, फिर उसके बाद कुछ किया होगा, कुछ सर्विस टैक्स वगैरह दिया होगा, तो इंक्लूड करते करते मान लो उसे 45 रुपया 50 रुपया बचता है। तो वो मान लो मार्केट में आता है, तो कुछ मार्केट के जितने भी होंगे उसमें भी कुछ अर्न तो करेंगे। तो एज ए क्या कंपनी ये डिसाइड कर देती है कि इतने रुपए हो गए, ठीक है, अपना कॉस्ट अपना मेजर कर लेती है, उसके बाद जो भी होगा कुछ कॉस्ट बढ़ा देती है कि आप उसे जितने भी होंगे आगे सप्लाई करेंगे, चेन करेंगे, जितनी सप्लाई मैनेजमेंट करेंगे वो उसमें कॉस्ट क्या होगा, वो उनके लिए बेनिफिट होंगे। तो यही कॉस्ट है, ठीक है। आप एक मटेरियल बना रहे हो, उसके लिए कैसे कैसे कॉस्ट डेवलप हो रही है, तो वो कॉस्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, तो प्रोडक्शन क्या कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो अब ये कहने का मतलब है प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि आपका मटेरियल क्या होगा, डेवलप हो गई है, ठीक है, अब वो कंपनी से निकलने के लिए तैयार है। ओके, क्या है, कंपनी से निकलने के लिए तैयार है आपका प्रोडक्ट, तो उसे बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। तो कंपनी से निकलने का तैयार ये नहीं है, इसमें अभी और टैक्सेस लगेंगे, ठीक है, कुछ एडवर्टीजमेंट के ऐड होंगे, कुछ आपके क्या होते हैं जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उसके टैक्सेस वगैरह क्या होंगे, ठीक है, जीएसटी वगैरह भी ऐड होंगे। तो वही आपका क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये कॉस्ट बढ़ता जाएगा। पर एक प्रोडक्ट को बनाने में और कंपनी से जस्ट निकलने में जितना भी आपका कॉस्ट लगेगा, इसे बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो कहने का यह मतलब हुआ, तो फाइनल प्रोडक्ट, क्या कहने का मतलब हुआ, फाइनल प्रोडक्ट
कहने का मतलब हुआ फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री। तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन कास्ट। देखो ये एग्जाम में आया हुआ है, प्रोडक्शन कास्ट क्या होता है, ठीक है। तो आप एक चीजों को लेकर याद रखोगे, कहां से होता है, जब फैक्ट्री से जो निकलता है, जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, वो उसे बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन कास्ट। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं टोटल कॉस्ट, नेक्स्ट आता है बेटा आपका टोटल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टोटल कॉस्ट। तो नेक्स्ट आता है आपका टोटल कॉस्ट। देखो टोटल कॉस्ट क्या होता है, ये हो जाएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्लस मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट, ओके, एडवर्टीजमेंट, या यू कह लो कामा दे लो ट्रांसपोर्टेशन, ओके, एंड गवर्नमेंट टैक्सेस। ओके, तो ये हो गया आपका टोटल कास्ट, यानी कि इस प्रोडक्ट को बनाने में हमें कितना रुपया लगा, ठीक है, कितना अमाउंट लगा, तो हम बोलेंगे उसे टोटल कास्ट। इसका मतलब आपका रॉ मटेरियल से फैक्ट्री से बन के तैयार हो गई प्रोडक्ट, अब उसके बाद उस पे क्या मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट में कितना खर्च आया, ओके, ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च आया, और गवर्नमेंट टैक्सेस में कितना खर्च आया, ठीक है। इन तीनों को भी ऐड करेंगे उस आपका प्रोडक्ट में। ऐसा नहीं कि अब मान लो कि 5 रुपए का प्रोडक्ट बना रखी कंपनी, क्या की 5 रुपए में बेच देगी, ठीक है। उस पर क्या करेगी बेटा, एडवर्टीजमेंट कराएगी, गवर्नमेंट टैक्सेस देगी, ट्रांसपोर्टेशन जितना होगा उस पर खर्च होगा, तो वो भी क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। उसके बाद ठीक है एमआरपी डिसाइड करेगा, उसके बाद क्या करेगा बेटा, एमआरपी डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसमें टोटल कास्ट में ये आपके फैक्ट्री कॉस्ट तो रहेगा ही, प्लस मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस सब ऐड होंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, एमआरपी डिसाइड होगा। क्या होगा आपका, एमआरपी डिसाइड होगा, कितने रुपए का वो अमाउंट बना, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बना। उसके बाद आता है बेटा सेलिंग कॉस्ट। क्या आता है, सेलिंग कॉस्ट। अब मान लो सेलिंग कॉस्ट, ठीक है बेटा, टोटल जो कॉस्ट होगा हमारे पास इतना तो बना, ठीक है, प्लस प्रॉफिट, प्लस प्रॉफिट, तो ये हो गई हमारे पास सेलिंग कॉस्ट। तो मान लो जितना भी एमआरपी बना तो कंपनी चाहेगी उस पर क्या कर देगी, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले। मान लिया सपोज 50 रुपए की कोई प्रोडक्ट बना रखा है, ठीक है, तो अभी टोटल कास्ट उसको क्या था, उसको बनाने में 40 रुपए लगे, एडवर्टीजमेंट होने के बाद भी, ठीक है, 40 रुपए लगे। आपका मार्केट एमआरपी लिखा है 50, इसका मतलब आपको प्रॉफिट 10 रुपया, क्या 10 रुपया प्रॉफिट लेकर वो कंपनी 50 रुपये को बेच रही है, ओके। तो ये हो गई प्रॉफिट, ठीक है। तब उसके बाद मेन एमआरपी डिसाइड कर देगी उस पर, ठीक है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसा नहीं प्रॉफिट सिर्फ कंपनी ही कमाएगी, ठीक है। प्रॉफिट मान लो 10 रुपये ले रहा है तो 8 रुपये भी ले सकता है वो कंपनी, ठीक है, 2 रुपये अपने जितने उनसे जुड़े हों उसको दे सकता है। तो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग कंपनी का, वो कंपनी कितनी प्रॉफिट लेना चाहती है, चाहे 2 रुपये ले, चाहे 5 रुपये, चाहे 10 रुपये, ठीक है। लेकिन आपका जितना भी जान लो कि जो प्रोडक्ट होंगे जिसपे एमआरपी होंगे वो जितने टोटल कास्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ के ही आते हैं टोटल, ठीक है। तो आपसे सेलिंग कॉस्ट वगैरह पूछा जाए तो आप क्या कर लोगे, ठीक है, बता लोगे। तो ये बता था आपका कॉस्ट था, ठीक है।
कॉस्ट था किसमें, प्रोडक्शन सिस्टम में। इनिशियल से फाइनल तक मैंने कॉस्ट देखा, ओके, इनिशियल टू क्या था, फाइनल तक देखा कॉस्ट, कैसे एक प्रोडक्ट को एमआरपी डिसाइड किया जाता है। तो वन बाय वन हम लोगों ने क्या किया, कॉस्ट के बारे में पढ़ा। इसमें से देखो दो तीन आपके हैं, फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, या प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट या सेलिंग कॉस्ट, ये तीनों आपको ढंग से पता होना चाहिए जो क्वेश्चन बनते हैं इस पे, ओके, क्वेश्चन बनते हैं इस पे। तो ये रहा आपका। अब आगे चलते हैं बेटा हम लोग, तो आगे चलते हैं। अब हम लोग करते हैं स्टार्ट बेटा ब्रेक इवन एनालिसिस, ओके, क्या करते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस, ओके। देखो किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है, लॉस और प्रॉफिट दोनों होते हैं, ठीक है, लॉस और प्रॉफिट दोनों होते हैं। तो इंडस्ट्री ये डिसाइड करती है कि हमें मिनिमम लॉस हो, ठीक है, या हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ओके। उसके लिए एक ब्रेक इवन एनालिसिस दिया गया है। इसमें क्या होता है बेटा, ये क्या करता है, ब्रेक इवन एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन प्रॉफिट रिलेशनशिप, ठीक है, जो कॉस्ट है और कितना प्रोडक्ट हुआ, ठीक है, कॉस्ट है और कितना प्रोडक्ट हुआ, तो ये बताता है हमें, ठीक है, और कितनी प्रॉफिट हुई, ठीक है, ये रिलेशनशिप बताता है हमें, क्यों, ब्रेक इवन एनालिसिस। तो प्रॉफिट मेनली डिपेंड अपॉन द थ्री फैक्टर, जो प्रॉफिट होता है उस पर तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अमाउंट ऑफ इनपुट एंड सेल्स रिवेन्यू, ठीक है। तो हमारा क्या क्या प्रोडक्शन कॉस्ट है वो देखें, कितने अमाउंट ऑफ इनपुट है और सेल्स रिवेन्यू कितनी है, ओके, तो इस पर डिपेंड करता है, ओके। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज सम ऑफ टू कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। देखो अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, ये दो टाइप के हैं, ठीक है, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट एंड एक फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट होता रहा है। तो वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट की बात करता हूं, तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट में देखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट में देखते हैं आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट, ठीक है, आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट ओके एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। एग्जाम्पल में देख लो, हमेशा क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लो आपको अभी मैं ड्रॉ करूंगा इसको अच्छे से, तो देखोगे ये कर होगा, यानी कि ये कर क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही होगा। क्या होगा बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगा, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। मशीन कॉस्ट, मान लिया जाए आपने कोई मशीन खरीदा, ठीक है, अगर वो 5 लाख की है तो क्या होगा, 5 लाख की है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। बिल्डिंग रेंट, मान लिया आपने 50,000 बिल्डिंग रेंट दे रहे हो, तो बिल्डिंग रेंट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ओके। इंटरेस्ट हुआ, इंश्योरेंस हुआ, एक्सपेंडिचर एंड परमानेंट लेबर हो गया, आपका लेबर सैलरी हो गई, ठीक है, एंड ओवरहेड, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये सब क्या हो गए आपके फिक्स्ड कॉस्ट में हो गए। वेरिएबल कॉस्ट में देखो इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ आउटपुट ऑफ द प्रोडक्शन, तो ये क्या होता है, इंक्रीज करता है हमेशा, ठीक है, आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे जैसे आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करता रहता है, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। जैसे मटेरियल कॉस्ट, मान लिया जाए आज मटेरियल हमें, ठीक है, 50,000 का मिलता है, कल क्या पता 50,500 का मिले, ओके, तो ये मटेरियल क्या होगा, इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री क्या होता है बेटा, इन्वेंट्री क्या होता है कि मान लो कोई आप प्रोडक्ट पहले से ला के रखे पड़े हो, ओके, कोई प्रोडक्ट पहले से ला के रखे हो, क्या पता वो हमें 10 दिन के रखे हैं, तो क्या पता 20 दिन के हमें और एडवांस में रखना पड़े, उसके लिए कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट, ओके। तो
देखो अगर हम बात करता हूं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की, तो हम देखते हैं बेटा, मान लिया जाए, ठीक है, मान लिया जाए मैं फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, फिक्स्ड कॉस्ट की। ओके, इसका मतलब ये हमारा जो भी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ओके, अगर मान लिया जाए ये क्या आएगा, प्रोडक्शन जितने भी आप मान लो कितनी भी अमाउंट है, प्रोडक्शन अमाउंट है, ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका प्रोडक्शन यूनिट। क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्शन यूनिट। ओके, तो आप देखोगे फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा बेटा आपका, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। यहां पे देखो आप कांस्टेंट दिखेगा आपको, इसे बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, उसके बाद बेटा हम लोग देखते हैं अब बात करेंगे यहां पर वेरिएबल कॉस्ट की। किसकी बात करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट की। तो वेरिएबल कॉस्ट के हम देखते हैं यहां पर, सपोज बेटा ये हो गया आपका, क्या हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। यहां भी आपका क्या होगा, प्रोडक्शन यूनिट, कितनी आपका प्रोडक्शन यूनिट यूज हो रहा है, और ये अमाउंट हो गई आपकी रुपीस में, ठीक है, अमाउंट होगी आपकी रुपीस में, ठीक है। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट आपका क्या होगा, मान लो फिक्स्ड कॉस्ट ये आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब ठीक है, ये क्या हो रहा है आपका, वेरिएबल हो रहा है, ठीक है। मान लो वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, v इंटू एक्स, ओके, v इंटू स्मॉल v इंटू एक्स, और ये आपका क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट। यहां से यहां तक जो यूनिट होगी आपकी, ठीक है, इसे बोलेंगे f। क्या बोलेंगे, f, यानी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल F से, ठीक है। नोटेशन भी हम याद करेंगे, हम लिखवाएंगे नोटेशन वगैरह क्या है। ओके, वेरिएबल कॉस्ट को डिनोट करेंगे कैपिटल V से। ओके, क्या करेंगे, कैपिटल V से। तो ये होगी हमारे वेरिएबल कॉस्ट। अगर बेटा इन दोनों को ऐड करूं, सपोज ऐड करता हूं, दोनों कॉस्ट को ऐड करता हूं, तो मैं देखता हूं अब सपोज मैं इन दोनों कॉस्ट को ऐड करता हूं, ठीक है, तो ये हो गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट। क्या हो गया आपका, फिक्स्ड कॉस्ट। और सेकंड वाला जो कर्व था आपका, ठीक है, सेकंड वाला जो कर्व था आपका, ये कर्व था आपका, ये वाला कर्व, ठीक है, ये हो गया अमाउंट, ठीक है। क्या हो गया बेटा, अमाउंट किस में था, ये रुपीस में था, अमाउंट था आपका रुपीस में। ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन था, क्या था आपका, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कि कितना यूनिट आपने प्रोडक्शन किया, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ओके, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ये आपका हो जाएगा यूनिट में, कितना यूनिट आपने प्रोडक्शन किया, ये हो जाएगा यूनिट में। तो हमने क्या देखा, ये जो वैल्यू थी इसे बोलते थे एफ। क्या बोलते थे हम लोग, एफ मतलब क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, और ये आपका जो ये देख रहे हो ना आपका टेपर लाइन जो भी है, और ठीक है, इसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, इसे बोलते थे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, मैं यहाँ पे डिनोट कर दे रहा हूँ फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, ये था आपका वेरिएबल कॉस्ट। क्या था आपका, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में ये v इक्वल टू क्या था, स्मॉल वी एक्स, ये लिखते थे हम लोग। ओके, तो स्मॉल वी एक्स। तो बेटा मैं बात करूंगा, अगर दोनों को मिला दूं, मैं क्या दोनों को मिला दूं, तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट। ओके, क्या हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। अगर मैं दोनों को मिला दूं
तो ये हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। इसका मतलब मान लिया हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। मान लिया किसी पॉइंट, मान लिया मैंने यहां से कोई x यूनिट ले लिया, ठीक है, x यूनिट ले लिया। अब इस पे मैंने क्या किया, इस पे मैंने यहां से, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ किया, उससे रिलेटेड कितना कॉस्ट आया यहां से, इसे बोलेंगे टोटल कॉस्ट। क्या बोलेंगे बेटा? टोटल कॉस्ट। ओके, तो टोटल कॉस्ट ये हो गया आपका क्या? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, कैसा हो गया आपका? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का समेशन क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट बताएगा। ओके, या इसको मैं और थोड़ा सा कह सकूं तो ये हो जाएगा f प्लस स्मॉल vx, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। तो ये चीजें हो गई आपको, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या होगा? कॉस्ट। अभी हम ब्रेक इवन एनालिसिस पॉइंट पढ़ेंगे, का क्या होता है, कब प्रॉफिट कब लॉस होता है। ओके, तो यहाँ तक क्या हो बेटा कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है, कितने अच्छे से बता रहे हैं। ओके, तो अब देखो आगे चलते हैं, तो हम देखेंगे आगे चलते हैं यहां से, ठीक है, BEA यानी ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करेंगे तो ये क्या है? वन ऑफ द टेक्निक टू स्टडी द टोटल कॉस्ट, ओके, टोटल रिवेन्यू एंड आउटपुट रिलेशनशिप इज नोन एज ब्रेक इवन एनालिसिस। तो अगर मैं बात करूं, सपोज यहां से एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा, ठीक है, कैसा पॉइंट? देखो, एक होता है सेल्स रिवेन्यू। क्या होता है? सेल्स रिवेन्यू। तो सेल्स रिवेन्यू की बात करूं मैं, सेम आपका क्या था, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ये था आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये बेटा थी आपकी यूनिट में। मान लो 10 यूनिट, 5 यूनिट, 3 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो। ओके, इसके बाद था ये आपका क्या था? आपका ये अमाउंट था। क्या था आपका? अमाउंट था। ओके, तो सेल्स रिवेन्यू क्या होता था? सेल्स रिवेन्यू क्या होता है कि आप जो सेल करने में कितना रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ना, तो एक लाइन होती थी जिसे बोलते थे कैपिटल S, ये हो गया आपका सेल्स रिवेन्यू। क्या हो गया? सेल्स रिवेन्यू। ओके, तो ये होती थी स्मॉल x, ठीक है, हम इसका सभी नोटेशन भी डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ डिनोट कर देंगे तो आपको क्या होगा, ये चीजें पता हो जाएंगी। तो S इक्वल टू सेल्स रिवेन्यू की बात करूंगा तो इस टाइप का कर्व है। ओके, तो ये आपको क्या रखना पड़ेगा, याद रखनी पड़ेगी क्या चीजें कर्व कौन सी है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, BEA। तो वही कहा गया है ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ठीक है, कॉस्ट कितना हुआ, टोटल कॉस्ट कितना हुआ, टोटल रिवेन्यू कितनी हुई, ठीक है, एंड आउटपुट रिलेशनशिप, जितने भी आउटपुट होंगे ये सब क्या करेंगे, इस ग्राफ से हम देखेंगे, ठीक है, चीजें कितनी आ रही, तो वो क्या होता है? ब्रेक इवन एनालिसिस होता है। इन सभी का रिप्रेजेंटेशन एक साथ करता है जो ब्रेक इवन एनालिसिस होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। किसका? किसका? जो कहता है टोटल कॉस्ट, टोटल रिवेन्यू एंड आउटपुट रिलेशनशिप। ओके, आगे देखते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ कॉस्ट, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट रिलेशनशिप, ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि कितना कॉस्ट हो रहा है और हमारे कितनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और उससे कितनी प्रॉफिट जनरेट हो रही है, इन सब का कलेक्शन जो बताता है कौन? ब्रेक इवन एनालिसिस। कौन बताता है? ब्रेक इवन एनालिसिस। ओके, तो ब्रेक इवन एनालिसिस मैं कर्व में देखूंगा तो एक आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, तो इस कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड है, एक होता है एल्जेब्रिक मेथड, एक होता है ग्राफिकल मेथड। ओके, एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड। सो हम फोकस करेंगे ग्राफिकल मेथड पर, ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में ग्राफिकल मेथड से ही बनते हैं, ठीक है,
तो हम ग्राफिकल मेथड पे फोकस करेंगे। तो पहले हम आते हैं ग्राफ पर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, तो देखो ये होता है ब्रेक इवन चार्ट। क्या है आपका ब्रेक इवन चार्ट? ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया आपका अमाउंट, ठीक है, ये हो गया आपका अमाउंट, और ये हो गया आपका यूनिट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। यूनिट की मतलब क्या हुआ बेटा, कितना वॉल्यूम प्रोडक्शन कर रहा हूं मैं, कितना वॉल्यूम में प्रोडक्शन कर रहा हूं, वो हो गया, वो क्या हो गया यूनिट, ठीक है। इनके बीच में हम कर्व ड्रॉ करते हैं। तो हमने क्या देखा, ये एफसी का मतलब गया फिक्स कॉस्ट। क्या आपके हो गया ये फिक्स कॉस्ट। मैंने बताया था फिक्स कॉस्ट कैसा कॉस्ट है आपका, कांस्टेंट होगा। मान लिया जाए मटेरियल खरीदा हूं मैंने 5 लाख की, क्या कर दिया कोई मशीन खरीदा, तो उसकी क्या है कॉस्ट फिक्स है, ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, क्या था आपका ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन यहां से यहां तक जितनी भी कॉस्ट हो गई इसे बोलेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बेटा क्या था आपका, ठीक है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट का एडिशन करते थे, उसे टोटल कॉस्ट मिलता था। इसके बाद यहां से मैंने एक रिवेन्यू डाला था, सेल्स रिवेन्यू करो, ठीक है, क्या था सेल्स रिवेन्यू करो। ओके, तो हम देखते हैं जो वेरिएबल कॉस्ट को कहीं ना कहीं वो सेगमेंट क्या करती है, कट करती है। सेल्स रिवेन्यू कर्व और कौन सा कर्व, वेरिएबल कॉस्ट कर्व, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर कर्व करेगी, तो उसे ही बोलते थे ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते थे हम लोग, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, बात समझ आई, ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गई। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू कर्व विच इज सेल्स रिवेन्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सेल्स रिवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में का इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस कर्व से हमें दिखा कि ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर वाला जो एरिया है ये प्रॉफिट की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। किसकी तरह, ये ग्रीन लाइन देख रही होगी आपकी, ये है आपकी प्रॉफिट। क्या आपका बेटा प्रॉफिट। उसकी एक रेड लाइन देख रही है, ये हो गई हमारी क्या होगी लॉस। क्या हो गई लॉस। तो ये रेड लाइन होगी हमारी क्या होगी लॉस की रिप्रेजेंट करता है। और वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स रेवेन्यू के बीच में एक एंगल बनेगा, ठीक है, उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ओके, तो ये हो गई हमारी रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गई रिप्रेजेंटेशन। ओके, ठीक है, इस कर्व से भी आप देख लो, इस कर्व से भी आप देख लो, ठीक है, सेम वैसे ही कर्व है। ये पॉइंट क्या हो गई ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे देखो ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या कोई प्रॉफिट हो रहा है, कहोगे नहीं। कोई लॉस हो रहा है, कोई नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा नो प्रॉफिट और नो लॉस, ठीक है, नो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। सेम उससे अंदर आओगे तो लॉस होता है, उससे बाहर जाओगे तो प्रॉफिट होता है। ओके, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये देखो आपकी जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन है, ये रिवेन्यू को जनरेट करता है, यानी बोलते हैं हमें सेल्स रिवेन्यू, सेल्स रिवेन्यू, ठीक है। और ये आप रेड लाइन देख रहे हो उसे क्या बोलते हैं टोटल कॉस्ट। और ये यहां से यहां तक जितनी भी कर मिलेंगी इसे बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ओके, इसके बाद ये लाइन यहां से यहां तक जितने भी कर मिलेंगे ये से बोलेंगे फिक्स कॉस्ट। तो आपके सभी कॉस्ट को रिप्रेजेंटेशन किया गया इस कर्व में, ठीक है, वो अच्छे से दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा है। फिक्स कॉस्ट क्या बेटा आपका यहां से यहां तक पॉइंट है फिक्स कॉस्ट। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को समेशन कर देंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट। क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट। उसके बाद ये सेल्स रिवेन्यू कर्व है जो ब्लू लाइन में है, देखो ब्लू लाइन की बात कर रहा हूं, ठीक है। और इधर आपको क्या दे रहा है लॉस दे रहा है, और इधर क्या शो कर रहा है आपका, ठीक है, प्रॉफिट, प्रॉफिट शो कर रहा है। तो आपसे, ठीक है, और ये एंगल दोनों के बीच में सेल्स रिवेन्यू की बात और एंगल और लाइन के बीच और किसके
वेरिएबल कॉस्ट के बीच की लाइन के बीच में से थीटा होता है, ठीक है। ये एंगल भी आपको याद रखना पड़ेगा। एक एक पॉइंट है, ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, एग्जाम क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है आपसे, ओके। ब्रेक इवन पॉइंट ये भी पता हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे होता है। एक और पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। क्या? मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। तो देखो, कोई भी इंडस्ट्री हमेशा मार्जिनल ऑफ सेफ्टी लेके ही चलता है, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो इसे मैं पूरा तो लिख रहा हूं, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ये कर्व यहां से यहां तक होता है, क्या? मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। अब जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ा दूं, सपोज एंगल बढ़ाता जाऊं, तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी क्या होगा? सपोज मैंने एंगल और बढ़ा दिया ये, ठीक है, यानी ये हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट। क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट। और यहां से मार्जिनल ऑफ सेफ्टी क्या हो गई? बढ़ गई। मार्जिनल ऑफ सेफ्टी क्या हो गई? बढ़ गई। और आप देखोगे कि हमारा प्रॉफिट भी क्या हो रहा है? बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। क्या हो गया? प्रॉफिट भी क्या हो रहा है? ये प्रॉफिट इतनी थी पहले, यहां से यहां तक थी, ठीक है। अब प्रॉफिट ये बढ़ी, यानी लॉस की अमाउंट क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाने से, एग्जाम में पूछा गया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाने से, ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज करता है, लॉस डिक्रीज करता है, और मार्जिनल ऑफ सेफ्टी भी इंक्रीज करता है, ओके। तो ये पॉइंट आप क्या करेंगे? याद रखेंगे, ठीक है। इसको आगे देखेंगे और बताएंगे, लिखवा भी देंगे, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाने और घटाने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ओके। तो आप इसको याद रखेंगे। इस पॉइंट पे सपोज ब्रेक इवन पॉइंट पर इसे डिनोट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जो वॉल्यूम होगा यानी कि इसका क्वांटिटी होगा, वो होगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ओके। ब्रेक इवन पॉइंट। तो बेटा ये रहा आपका, क्या था आपका कर्व, ठीक है। ये कर्व था आपका, ये कर्व था आपका, ठीक है। अब देखो, कहने का ये मतलब है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब यह हुआ, दिस इज द एंगल एट विच सेल्स रिवेन्यू कट्स द टोटल कॉस्ट। देखो, ये हो गई आपकी सेल्स रिवेन्यू। क्या हो गई? ये कर सेल्स रिवेन्यू, ओके। तो बेटा ये हो गई आपकी सेल्स रिवेन्यू, ओके। और ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट। इन दोनों को आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कट किसको 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 लाइन का करता है, तब क्या बोलोगे? सेल्स रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में जो इंटरसेक्शन होता है, इससे एक एंगल बनता है, उसे ही बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। ये क्या होता है? थीटा से डिपेंड करते हैं। अगर मैं इसे बढ़ाता जाऊंगा तो प्रॉफिट क्या होगा? मैं हाइयर होगा, ठीक है। लार्जर इंक्लिनेशन एट हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो ये भी क्या हो गया आपका, ठीक है। और एक्सट्रीमली फेवरेबल फॉर बिजनेस प्रॉफिट। तो बिजनेस पोजीशन के लिए हमारे क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा जितना जितना, ठीक है, जितना ही हमारा एंगल एंड इंक्लिनेशन इंसिडेंट्स बढ़ता जाएगा, हमें उतनी ही प्रॉफिट होती जाएगी, ठीक है। सो बेटा कहने का ये मतलब यही था कि इंसिडेंस आप एंगल बढ़ाते जाओ तो हमें क्या मिलता जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों मिलेगा। तो यहां पे हम देखते हैं इस कर्व से, ठीक है, इस कर्व से हम लोग देखते हैं, तो ये मान लो हमारा कर्व था, ठीक है, और ये हमारा फिक्स कॉस्ट था, और ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट था, ओके। 3 कॉस्ट थे, और ये मेरा जो कर्व था,
तो फिर से कर्व बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा क्या था, फिक्स कॉस्ट है, क्या है। इसके बाद ये वेरिएबल कॉस्ट था, ये टोटल कॉस्ट हो गया, और इसके बाद एक कॉस्ट था आपका, ठीक है, ये वाला कॉस्ट था सेल्स रिवेन्यू का। ओके, ये कर्व है आपका। तो मान लिया जाए ये ग्रीन लाइन थी, ठीक है, ये क्या था आपका, प्रॉफिट को जनरेट करता था, किसका, ये प्रॉफिट को, ओके। और ये रेड लाइन थी आपकी, किसको, ये लॉस को जनरेट कर रहा है, ठीक है। और यही आपका क्या था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करूं मैं, अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं, इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि थीटा की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, थीटा की, ठीक है। तो हम देखेंगे अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो यहां से देखो क्या होगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्या करेगा, मेरा प्रॉफिट करेगा, और क्या इंक्रीज करेगा बेटा, ठीक है, डिक्रीज क्या कर जाएगा, लॉस, और इंक्रीज करेगा आपका मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, ठीक है। क्या डिक्रीज करेगा, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, ओके। तो ये आपका क्या होगा, जैसे जैसे हम इंक्लिनेशन एंगल बढ़ा देंगे, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। पहले यहां से यहां तक थी, अब क्या हो रहा है, ये वैल्यू यहां से यहां तक हो गई, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लो 1 था, ये 2 था, तो क्या हो जाएगा, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, ठीक है, 2 हमेशा कितना होगा, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी 1 से। कब, जब थीटा क्या वैल्यू इंक्रीज किया, ठीक है, थीटा क्या किया हमारे, इंक्रीज किया। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी और प्रॉफिट क्या रहा, दोनों इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीजें आपको क्या करना है, पता होना चाहिए, ओके। तो ये हो गई आपकी, देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करूं मैं, तो क्या था आपका, इट इज डिस्टेंस बिटवीन द ब्रेक इवन पॉइंट एंड आउटपुट बीइंग प्रोड्यूस एट पार्टिकल वेरिएबल कॉस्ट लाइन, ओके। तो क्या था आपका, कहां से था जो आपका क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द ब्रेक इवन पॉइंट, जहां ब्रेक इवन पॉइंट से डिस्टेंस, ओके, ब्रेक इवन पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट से डिस्टेंस था आपका, एंड द आउटपुट बीइंग प्रोड्यूस बाय क्या था, पार्टिकल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट लाइन। इफ द डिस्टेंस इज लार्ज द प्रॉफिट विल बी लार्ज, ओके। यानी कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा बढ़ेगा, इसका मतलब प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ेगा, ओके। तो अगर कहने मतलब मैं बोलूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं सेल्स, कितना सेल्स हुई हमारे पास, ठीक है, कितना सेल्स हुई हमारे पास, और सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, कितना ब्रेक इवन पॉइंट पे कितना सेल्स हुआ, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। यानी कहने का मतलब बेटा ये हो गया कि सेल्स माइनस सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट पे कितना सेल्स हुई अपॉन सेल्स, ठीक है, इनटू 100 कर देंगे तो हमारा मार्जिन ऑफ क्या हो जाएगा, सेफ्टी आ जाएगा परसेंटेज में, किसमें आ जाएगा, परसेंटेज में, ओके, ये हो जाएगा परसेंटेज में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन देख लेना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, इंक्रीज करने का प्रॉफिट भी हमारी इंक्रीज होगी, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं कुछ नोटेशन की, ठीक है, कुछ नोटेशन की बात करता हूं। तो यहां पर नोटेशन की बात करूंगा, तो कुछ नोटेशन हम लिख रहे हैं जो हमें क्या करें, डायरेक्टली यूज करने पड़ेंगे, ओके। जैसे जैसे एफ,
ये बेटा होता है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, कितना फिक्स्ड हुआ है हमारे पास कॉस्ट, ठीक है। रुपीस की बात करूंगा मैं, रुपीस की बात करता हूं, ओके, रुपीस की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट, ओके। एक्स, आपको एक्स देखने को मिलेगा कहीं एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन में। तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कितना नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है, कितना नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है वो देखेंगे। उसके बाद स्मॉल वी देखने मिलेगा, स्मॉल वी, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट, ओके, पर यूनिट, क्या हो जाएगा, पर यूनिट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन ध्यान रखना, आपको ऐसे समझ नहीं आया ना, तो वेरिएबल कॉस्ट रुपीस पर यूनिट दिया होगा, कैसा दिया होगा, रुपीस पर यूनिट। आप कहाँ से यूनिट से मेजर करोगे, रुपीस पर यूनिट दिया है, इसका मतलब ये क्या दिया है, स्मॉल भी दिया है, ठीक है। कैपिटल भी दिया होता है तो रुपीस में दिया होता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट सीधा कॉस्ट की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। पर यहाँ पे बेटा क्या देखा है, क्या दे रखा है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात कर रहा है तो रुपीस पर यूनिट में देगा, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं मैं, देखो वी, कैपिटल वी किसमें है, कैपिटल वी, अगर मैं स्मॉल वी इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब यहाँ पे देखो यूनिट की बात करूँगा, ये रुपीस पर यूनिट था, ठीक है, ये यूनिट से मल्टीप्लाई किया मैंने, एक्स क्या है, यूनिट है ना, ये एक्स यूनिट है, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, रुपीस में, क्या बचेगा बेटा, रुपीस में, ये हो जाएगा रुपीस में, ओके। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा बेटा, ये वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका रुपीस में, ओके। सेम अगर मैं एस की बात करूंगा, स्मॉल एस की, स्मॉल एस की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा सेल, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये हो जाएगा रुपीस पर यूनिट। इसमें भी क्या हो जाएगा, जितने भी स्मॉल वैल्यू है वो हमेशा क्या होंगे, रुपीस पर यूनिट में होंगे, किस में होंगे, रुपीस पर यूनिट में होंगे। अगर मैं बोलूं एस, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल सेल, क्या हो जाएगा, टोटल सेल, बेटा ये हो जाएगा टोटल सेल, ठीक है। ये भी किस में हो जाएगा, रुपीस में। कैसे, देखो इसमें भी स्मॉल एस, ठीक है, स्मॉल एस और एक्स से मल्टीप्लाई किया हूं, तो स्मॉल एक्स क्या है, रुपीस पर यूनिट, एक्स क्या है, यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीस में आ जाएगा। तो ये आपके नोटेशन रहे किसके, ठीक है, कुछ कॉस्ट के थे, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये हो गई आपकी टोटल सेल, मतलब सेल्स रिवेन्यू की बात हो रही है यहाँ पर, ओके, एस एक्स। तो ये हो गई हमारी क्या हो गया, डिनोट कर रहा हूँ चीज़ों को लेकर, समझा बेटा। तो ये हमारे पास क्या था, ओके। अब आगे चलते हैं, ये नोटेशंस हो गए हमारे पास, तो उस नोटेशन को क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। कैपिटल एफ फिक्स कॉस्ट, एक्स यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यूनिट की बात कर रहा है, ओके। स्मॉल बी, स्मॉल बी दिख रहा है आपको, तो रुपीस पर यूनिट की बात कर रहा है, देखो कैसी बात कर रहा है, ये रुपीस पर यूनिट की बात कर रहा है स्मॉल वी, ठीक है। जहां जहां दिख जाइए तो रुपीस पर यूनिट। कैपिटल वी देखेगा तो क्या करेंगे, ये देखो कैपिटल वी, यानी कि स्मॉल वी इंटू एक्स, रुपीस पर यूनिट इंटू यूनिट से मल्टीप्लाई करके बना होगा क्या, ठीक है, कैपिटल वी, जिसे बोलते हैं रुपीस में है, किस में है, ये रुपीस में है। इसी तरह स्मॉल एक्स भी हो गया सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब कैपिटल एस हो जाएगा पर टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल सेल, टोटल सेल क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे एस एक्स, ठीक है। यानी कि स्मॉल एस और एक्स से मल्टीप्लाई होकर कैपिटल एस बना होगा। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका,
ओके, तो अब आगे देखते हैं बेटा, आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन ओके, हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, इंग्राम इंक्लिनेशन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँ, सपोज देखो कैसे सॉल्व करता हूँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करूँगा है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करूँगा तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, ओके। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करूँ मैं, तो मैंने क्या पढ़ा था, ठीक है। ये था हमारा सेल, कितना सेल हुआ, सेल हुआ किस पे, ब्रेक इवन एनालिसिस पे, किस पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे, ओके, ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो कितना सेल हो गया, इन दोनों का मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, ओके। तो इसे याद रखना, परसेंटेज में पूछेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर परसेंटेज में पूछेगा तो आप क्या करोगे, सेल, ठीक है, यानी कि सेल ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट अपॉन सेल इनटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ओके। तो यहाँ से भी क्वेश्चन क्या हुए बन सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस की, किसकी बात करेंगे, ब्रेक इवन एनालिसिस की। तो ब्रेकिंग क्या होता है, ब्रेक पॉइंट पे देखेंगे कि इसकी वैल्यू कैसी आती है। तो अगर मैं फिगर देखूं बेटा, अगर मैं फिगर देखूं तो यहां से हमें क्या दिखा था फिगर, तो यहां से देखो ये, ठीक है, यहां से देखता हूं तो इस फिगर से हमें क्या दिखा था, इस फिगर से हमको दिखा था, तो ये जो लाइन थी हमारे पास सेल की लाइन थी, ठीक है। और ये आपकी कौन सी लाइन थी, ये थी आपकी वीएक्स, वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या थी, वेरिएबल कॉस्ट, ओके, जिसे कैपिटल वी से डिनोट करते थे या स्मॉल वी इंटू एक्स से डिनोट करते थे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये लाइन थी आपकी फिक्स कॉस्ट, क्या थी बेटा आपका, फिक्स कॉस्ट, जिसे हम कैपिटल एफ से करते थे, ठीक है। और ये लाइन थी आपकी टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये लाइन थी आपकी, यहाँ से यहाँ तक लाइन जो गई थी आपकी, तो ये लाइन गई थी आपकी टोटल कॉस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट, ये दिख रहा है आपका टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ, कहने का ये मतलब हुआ टोटल कॉस्ट, ये टी सी इक्वल क्या हो जाएगा आपका, वी प्लस एफ, ओके। तो ये वैल्यू आपकी जो यहाँ से यहाँ तक थी, ठीक है, इसे बोलते थे पी, जिसे बोलते थे प्रॉफिट, क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉफिट, ये होता आपका प्रॉफिट। तो अगर मैं इन तीनों को रिलेशन से देखूं तो एक इक्वेशन जनरेट करता हूं, एक इक्वेशन जनरेट करता हूं। तो अगर मैं बोलूं ये हो जाएगा टोटल, यहां से यहां तक देख रहे हो आप ना, यहां से लेके यहां तक, ये हो जाएगा टोटल सेल, क्या हो जाएगा, सेल, ओके। तो कहने का ये मतलब हुआ जो सेल होगा हमारे पास, ठीक है, जो सेल्स कर रहा हूं कोई चीजें, तो क्या इंक्लूड है, आपका फिक्स कॉस्ट इंक्लूड है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड है, प्लस प्रॉफिट इंक्लूड है, ओके। क्या इंक्लूड है, देखो यहां से यहां तक आप तक क्या था, आपका फिक्स कॉस्ट इंक्लूड है, यहां से वेरिएबल कॉस्ट था, तो यहां से टोटल कॉस्ट निकाल दिया है, क्या था, वी प्लस एफ, प्लस प्रॉफिट भी ऐड है, तो ये बन गया आपका क्या, टोटल सेल, क्या हो गया ये आपका टोटल सेल। अब देखो ये तो हो गई टोटल सेल। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा ब्रेक इवन पॉइंट पर, ये रहा आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पे पूछेगा, तो आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी, जीरो, ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो इस रिलेशन से आप देखोगे, अगर मैं ब्रेक यहां मैं लिखता हूं यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट पर एट किस पे, ब्रेक इवन, ठीक है, पॉइंट की बात करता हूं,
तो आप देखोगे ये प्रॉफिट वैल्यू जीरो हो गई, तो एस इक्वल टू क्या बचा आपका, एस इक्वल टू बचा एफ प्लस वी, यही तो बचा। एस क्या होता आपका, एस इक्वल टू एफ प्लस वी। अब देखो इसको मैं यूनिट के टर्म में क्या कर रहा हूं, इसको और रिजॉल्व कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा एस एक्स इक्वल टू एफ प्लस वी एक्स। लेकिन ये पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। किसकी बात कर रहा हूं, जब प्रॉफिट की वैल्यू जीरो हो गई, तो यहां पे देखो ना, यहां से ये प्रॉफिट की वैल्यू जीरो, तो ये वाला इक्वेशन आप देखोगे यहां पे, तो ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, तो अब यहां से ब्रेक इवन पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे एक्स बी ई पी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एस माइनस वी। ओके, तो ये हो गई हमारे पास क्या हो जाएगी, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट अपॉन, ठीक है, क्या सेल्स, वेरिएबल सेल्स पर यूनिट माइनस क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, ये हो जाएगा यूनिट में, ये क्या हो जाएगा यूनिट में। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, क्या हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट पर एक्स की वैल्यू आ गई। ओके, तो मान लिया जाए, अब कहूं सपोज, ठीक है, अब आपसे कहूं मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे कितना यूनिट आया, तो बोलोगे सर एक्स बी ई पी, जो ब्रेक इवन पॉइंट पे एक्स की यूनिट आई थी वो था एफ अपान स्मॉल एस माइनस वी, ठीक है, इतनी यूनिट आई थी। तो यहां पर सेल्स कितना हुआ, सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, किस पे, सेल्स एट, अब मैं बोलूं सेल एट, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट, इसका मतलब एस, ठीक है। मान लो इसको मैं सपोज अब इसको कह सकते हो आप, सपोज इसे बोल लूँ एस, कैपिटल एस ब्रेक इवन पॉइंट पे बोल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा स्मॉल एक्स इंटू एक्स बी पी। तो एक्स किसके साथ आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट के साथ आएगा। ये एक्स ये है आपका, कहाँ गया ये, ठीक है, ये वाला एक्स है जो स्मॉल एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी बोलते हैं सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो बच्चों कहने का ये मतलब था, ठीक है, अगर सेल्स पूछे, ब्रेक इवन पॉइंट पूछे, तो एक्स की वैल्यू आप ये निकाले हो जहाँ से, इसे याद रखना, आपको क्या करना है, याद रखना है। तो आप इसे क्या कर सकते हो, आसानी से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो, जो ये इम्पोर्टेंट था बता दिया। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ बेटा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स अगर मैं बोलूँ ब्रेक इवन पॉइंट पे, ब्रेक इवन पॉइंट पर ये हो जाएगा एफ अपान एस माइनस बी। ओके, एफ अपान एस माइनस बी। अगर मैं बोलूँ सेल्स, सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये हो जाएगा एस, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये हो जाएगा स्मॉल एस इंटू एक्स इंटू बी ई पी, ठीक है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या है आपका, ये है, ठीक है। तो आपसे पूछे सेल्स एक ब्रेक इवन पॉइंट, तो आप क्या करेंगे, वो वैल्यू रखेंगे, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, यूनिट में आएगा, किस में आएगा आपका, यूनिट में आएगा, ठीक है, कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ें क्या हो, हमें पता रखना पड़ेगा, समझ आ चीज़ें। तो हमें एक्स बी ई पी की वैल्यू क्या होगी पता हो गया। तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी की बात कर रहे थे यहाँ पर, क्या किसकी बात कर रहे थे हम लोग, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी की बात कर रहे थे। तो अब इसको यूज करेंगे सेल से ब्रेक क्या पॉइंट पे। तो देखो अगर मैं कहूँ तो अब देखो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो ये रहा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, सेल्स को मैंने क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर बेटा, सेल्स को मैं लिख सकता हूँ एस, ठीक है, माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स है, ये क्या है आपका सेल्स एंड ब्रेक, यानी कि एस बी ई पी, ठीक है, बाई एस इंटू 100। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एस एक्स
ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ दूं कैपिटल एस को स्मॉल एक्स इंटू एक्स में, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एस इंटू एक्स बी ई पी, क्यों भाई, अपान एस एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो कहने का मतलब बेटा ये आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया आपका क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अब देखो, अब x की मैंने वैल्यू रख दूं, सपोज x की वैल्यू रख दूं, यहां पर बीईपी की वैल्यू रख दूं, तो क्या आ जाएगा, x बीईपी की वैल्यू मैं रखता हूं, तो हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, एस, ठीक है, एस एक्स माइनस एस एफ अपान एस माइनस बी, इसको वैसे ही रख देते हैं, डिवाइड बाई क्या था आपका, एस था इंटू एक्स था, एस एस कॉमन ले लेता हूँ ठीक है, एस एस क्या लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस एफ अपान एस माइनस बी, ओके, ये हो जाएगा एस इंटू एक्स, ओके, तो ये कट गया, ठीक है, इंटू 100, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, ठीक है, इन परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी क्या की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, तो इस तरह से आ जाएंगे, ओके। तो ओके, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ आ चीजें, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको जब मल्टीप्लाई कर दो तो x एस माइनस बी, ओके, एस माइनस बी माइनस एफ अपान एस माइनस बी इंटू एक्स, ओके। तो अब देखो, आपको पता होगा टोटल सेल जो था आपका F प्लस वी प्लस पी था, ये था फार्मूला, ये फार्मूला था, इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब हुआ बेटा आपका, तो ये आपका हो जाएगा F माइनस क्या हो गया, F माइनस, ठीक है, एस एक्स माइनस वी, यानी कि हमें कहूँ यहाँ से एस एक्स माइनस वी एक्स, ठीक है, माइनस एफ इक्वल टू प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रॉफिट आ गई ना, ये प्रॉफिट, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू टोटल, तो ये हो जाएगी प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट आ गई, ठीक है, जिसे कैपिटल पी बोलते हैं, ओके। तो ये वैल्यू इसको और करूँ, डिनोट करूँ, सॉल्व करूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट अपान एस माइनस वी बाई एक्स, ठीक है। तो ये आपका मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, परसेंटेज की बात करूंगा तो इंटू 100 कर देंगे, यहां से आ जाएगा, ये चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे भी क्वेश्चन पूछे अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, ओके, सॉल्व कर सकते हो। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी हमारे पास मार्जिनल ऑफ सेफ्टी इंक्लिनेशन, ठीक है। एक होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, क्या होता था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, उसको भी देख लेते हैं। ओके, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ओके, क्या है आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जिसे हम लोग सीएम से डिनोट करते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को क्या कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, सीएम से डिनोट करते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो ये बेटा आपका होता है टोटल सेल, क्या होता है बेटा, टोटल सेल, ओके, माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये हो जाता है टोटल वेरिएबल, ओके, कॉस्ट, कितना सेल हुआ, कितना वेरिएबल कॉस्ट हुआ, इन दोनों का डिफरेंस हो गया हमारा, क्या हो गया, तो सीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस माइनस वी, ठीक है।
क्या हो जाएगा s माइनस बी। इसको और तोड़ सकते हैं, ठीक है, s को हम एस एक्स लिख सकते हैं माइनस वी एक्स लिख सकते हैं, या s माइनस वी इंटू क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, ठीक है। इस तरह से कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लेंगे, ओके। तो ये वैल्यू आ गई रुपीस में, ठीक है। अगर आपसे कंट्रीब्यूशन पूछे, सिर्फ कंट्रीब्यूशन पूछे, क्या पूछे, कंट्रीब्यूशन रुपीस पर यूनिट में पूछे, ठीक है, रुपीस पर यूनिट में पूछे, इसका मतलब ये सिर्फ s माइनस बी है, ठीक है, क्योंकि यहां से x डिवाइड हो गया होगा। क्या क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में x डिवाइड कर दिया हूं तो हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, तो ये हो जाएगा s माइनस बी, ठीक है। तो आपसे कंट्रीब्यूशन भी पूछ सकता है, ओके, क्या पूछ सकता है, कंट्रीब्यूशन भी पूछ सकता है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये रहा आपका, एक बेटा आपसे पूछता है प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ, ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। अगर सपोज इसको मैं अभी हटाता हूं तो देखो, ये हो जाएगा प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ, ओके। देखो प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ में हम देखते हैं, मान लिया, ठीक है, मान लिया ये कर्व है, ठीक है। अब ये कर्व क्या कर रहा है, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इधर जो इंटरसेक्ट कर रहा है हमें, ये हमको मिल रही है, ये एंगल है, क्या है बेटा, ये एंगल है, ठीक है, ये थीटा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। तो अब देखो ये आपको प्रॉफिट की तरफ क्या करेगा, शो करेगा, और ये क्या करेगा, आपको लॉस की तरफ बताएगा, ओके, कितना लॉस हो रहा है, समझा चीजें। और ये पॉइंट आपका बताएगा ब्रेक इवन पॉइंट, क्या बताएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, ओके। तो कहने का मतलब ये था कि ये लॉस बता दिया, ये क्या बताया, लॉस, और ये क्या बता दिया आपका प्रॉफिट, ओके। ये लॉस, ये प्रॉफिट, ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। तो कहने का मतलब ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ये जो हो गया वॉल्यूम ऑफ, सेम आपको याद रखना पड़ेगा सब चीज़ें, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हो गया, और ये रुपीस में हो जाएगा अमाउंट, ठीक है, रुपीस में हो जाएगा अमाउंट। तो कहने का मतलब ये है, जो S इक्वल टू था आपका, क्या था, F प्लस V प्लस क्या था, प्रॉफिट, यही था, क्या था, यही था ना। तो कहने का मतलब हुआ, अगर मैं बोलूँ प्रॉफिट की वैल्यू निकालो, तो प्रॉफिट की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से निकालोगे SX माइनस VX प्लस F, ठीक है। इसका मतलब, कहने का मतलब हुआ x कॉमन ले लिया तो S माइनस बी प्लस F, ओके। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आ गई। अगर मैं बोलूँ x इक्वल टू 0 ले लूँ, यहाँ पर x इक्वल टू 0 लेता हूँ, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, F, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, F, ओके, सॉरी माइनस F हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस F। देखो ये वैल्यू माइनस में चली जाएगी ना, F इधर आएगा आपका, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस F। तो कहने का ये मतलब हुआ, ठीक है, कितना हो जाएगा, S इक्वल 0 पर माइनस F। तो कर आपका किस में चला गया, निगेटिव में चला गया है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर x इक्वल टू बीपी पे लेता हूं, x बीपी पे लेंगे, इसका मतलब प्रॉफिट क्या हो जाएगा वहां पर, 0। अगर बीपी की बात बोल रहा हूं, ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहा हूं यहां पर, तो आप हमेशा याद रखना प्रॉफिट क्या हो रहा है वहां पर, 0। जब प्रॉफिट 0 हो जाएगा यहां पर, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या, x की वैल्यू, ठीक है, f अपान s माइनस, ये किसकी बात हो रहा है, बीपी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा s माइनस बी। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ओके, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये डिफरेंट जो हैं आपके,
अब देखो एक आता है आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो इट इज मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी इन अ रिलेशन टू सेल। ओके, टू डिटरमाइन द, क्या है? टू डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द सेल्स प्राइस एंड रिड्यूस द वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो इनका कहना का मतलब है कि अगर मैं क्या इंक्रीज कर रहा हूँ, सेल्स प्राइस को इंक्रीज कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा है? इस सेल्स प्राइस को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, एंड रिड्यूसिंग द वेरिएबल कॉस्ट। रिड्यूस क्या कर रहा है? वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है। तो इस केस में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या हो रहा है? वो, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो क्या मेजर करता है? प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशनशिप टू सेल। ठीक है, उस सेल में कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, उसकी रेशियो बता रहा वो। ओके, तो ये हो गया आपका पीवी रेशियो। तो पी वाई वी रेशियो मैं बोलूँ अगर, तो पी वाई वी रेशियो, ठीक है, प्रॉफिट टू वॉल्यूम रेशियो, पी वाई वी रेशियो, ठीक है, ये हो जाएगा। ये रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? रेशियो की। तो मैं सादे फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ पढ़ा था मैंने बाई एस, कंट्रीब्यूशन मार्जिन अभी पढ़ा था सी एम एस माइनस बी, ठीक है। इसको क्या लिखता हूँ? एस माइनस बी बाई एस, ठीक है। इसके बाद इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा, सॉल्व करता हूं तो एस माइनस वी बाई स्मॉल एस की बात कर रहा हूं सब। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। कैसे लिख सकता हूं? अगर मैं यहां से देखूं, जैसे ये देख रहे हो आप ना, तो यहां से देखो, अच्छा ये क्या था आपका? क्या था आपका? सेल्स इक्वल टू एफ प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट था। इसका मतलब एस माइनस वी इक्वल टू क्या था? पी प्लस एफ, यही तो था। तो एस माइनस वी की जगह, इसके जगह हम पी प्लस एफ भी रख सकते हैं। तो यानी कि क्या हो सकता है? पी प्लस एफ बाई एस, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? पी वाई रेशियो के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो गए। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हमें ये पता था, इससे मैंने ये लिखा। इसको निकालने के चेंज करने तरीके से यहाँ से लिखा। ये पता है ना आपको, निकाला था स्टार्टिंग में ब्रेक इवन एनालिसिस से। तो इसकी जगह मैंने पी प्लस एफ रखा यहाँ पर, ठीक है। और अगर इसको स्मॉल वैल्यू यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में निकालना है, तो इसमें एस एक्स से मल्टीप्लाई करके वी एक्स से मल्टीप्लाई करके एक्स काट दिया तो ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से प्रॉफिट क्या था? प्रॉफिट टू वॉल्यूम रेशियो भी हम निकाल सकते हैं। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर प्रॉफिट टू वॉल्यूम रेशियो कांस्टेंट हो गया सपोज, ठीक है, प्रॉफिट टू वॉल्यूम और रेशियो बोलूं, सपोज प्रॉफिट टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर मैं 1 पॉइंट लेता हूं और 2 पॉइंट लेता हूं, इसका मतलब क्या हो गया? S1, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, सपोज P प्लस एफ अपान S1, इसको ऐसे लिखता हूं तो ये हो जाएगा, दूसरी तरफ हो जाएगा, ठीक है, P2 प्लस F2 बाई S2, ठीक है। अगर कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट है 1 और 2 पॉइंट पे, तो इतना था। पीवी रेशियो है 1 का, पीवी रेशियो है 2 का। ओके, पीवी रेशियो है 1 का, पीवी रेशियो है 2 का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया है। ओके, तो बच्चों हमेशा क्या करना है? थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा चीज़ों को लेकर, कि समझना क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। इस पर क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट टर्म पे। ओके, नेक्स्ट टाइम कराएंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है, प्रोसेस लेआउट के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्रेक इवन एनालिसिस अच्छे से किया, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंट टाइप का कॉस्ट पढ़े हम लोगों ने, ठीक है।
प्रोडक्शन कास्ट क्या होता है, और सबके नोटेशंस पढ़े हम लोगों ने। नोटेशन पढ़ने के बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़ा हमने, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पढ़ा, ओके, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पढ़ा, और एक ब्रेक इवन पॉइंट पे हमने वैल्यू निकाली, क्या होता है सेल्स वैल्यू सब रिलेशन निकाला था, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट था, उससे आप याद रखोगे। ठीक है बेटा, इस पर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, ओके। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, ओके।